वेलकम बैक टू SWT इंस्टीट्यूट। आज हम पढ़ेंगे बहुपद। बहुपद बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स। ठीक है, POLYNOMIALS। आज हम क्या पढ़ेंगे? बहुपद। ठीक है, बहुपद की अगर हम बात करें तो आप कोई भी पेपर दीजिए, ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें बहुपद से संबंधित सवाल ना पूछे जाते हों। बहुपद 100% 1 से 2 सवाल आपके पेपर में आएगा तो आएगा जरूर। क्लियर है? अब सबसे पहली चीज अगर हम आपसे बात करें कि बहुपद होता क्या है, तो आप इसके बारे में ध्यान से समझिएगा। अगर कोई भी चीज जैसे हो A0xn, ठीक, A0xn क्या हम कह सकते हैं? A0 हो, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर इस तरह हम ना कहें तो ऐसा भी कह सकते हैं कि Px इक्वल टू A0 x की पावर 1 प्लस A1 x की पावर 2 प्लस A3 x की पावर A2 x की पावर 3 डॉट 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 AN x की पावर n प्लस 1। कुछ भी कर सकते हो ना, मतलब अगर ये n हो तो अगला n प्लस 1। जहां अगर हम बात करें कि n इक्वल टू नॉट 0, n जो है 0 ना हो, तो ऐसा समीकरण कोई भी हमको प्राप्त हो तो उसे हम बहुपद की संज्ञा देंगे। इसे हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। क्या नाम देंगे जी? बहुपद। यानी कि एक ही समीकरण में एक ही बीजीय व्यंजक का मान अगर ढेर सारे निकल रहे हैं तो उसे हम बहुपद कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। जैसे मैं अगर आपसे कहूं एग्जाम्पल के रूप में, मैं कहूं कि भाई 2x प्लस 7 बहुपद है कि नहीं है, तो आप तुरंत कहोगे कि यहां पर x का मान निकल रहा है तो x का मान वो भी घात 1 है। घात क्या है? 1 है। अगर घात 1 है तो वह क्या होगा? बहुपद होगा। वह क्या कहलाएगा जी? बहुपद कहलाएगा। कोई दिक्कत? चलिए एक आध उदाहरण और हम देते हैं। अगर हम आपसे कहे कि भाई 3u क्यूब माइनस 3/7u का स्क्वायर, फिर है माइनस 8u प्लस √7। मैं आपसे पूछूं कि ये बहुपद है कि नहीं, तो आप तुरंत कहोगे कि ये बहुपद है। क्यों? क्योंकि u की घात 3 है। मतलब अगर सीधा सीधा कोई समीकरण आपको दिख जाए तो वो बहुपद ही होता है। ये भी क्या है? बहुपद है। ये भी क्या है जी? बहुपद है। मैं आपसे कह दूं कि भाई 5t की घात 4 माइनस 2/7 t की घात 3, फिर मैं लिख दूं प्लस √3 t का स्क्वायर, फिर लिख दूं कि प्लस 3/8। मैं आपसे पूछूं कि ये बहुपद है कि नहीं है? भाई बताओ, बहुपद है कि नहीं है? बहुपद है। तो इसको भी आप कहोगे जी ये भी बहुपद है। ये भी क्या है? बहुपद है। चलिए हम और उदाहरण देते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ √x प्लस 5 बहुपद है कि नहीं है? गलत जवाब।
यहां पर x की घात 1 2 3 4, ध्यान से समझिएगा, जो मैंने अभी जस्ट ऊपर लिखा है वो ऐसे थोड़ी नहीं लिखा था, ठीक है। यहां x की घात 1 से शुरू होनी चाहिए, x की घात 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो, मतलब बढ़ता हुआ चला जाए और वो भी रेखीय हो, बढ़ता हुआ चला जाए, घात कुछ भी हो वो रेखीय हो, तब जाके वो बहुपद होगा, अन्यथा बहुपद नहीं होगा। बात मेरी समझ में आई कि बहुपद होने का कंडीशन क्या है कि x की घात हो। यहां पर जो है अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां पर ये अंडर रूट x है, यानी x की घात 1/2 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। x की घात क्या प्राप्त हो रहा है, 1/2, जो कि बहुपद नहीं है, ठीक। यानी आप यहां पर कह सकते हो कि जी यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं। मैं आपसे कहूं 1/x + 3, बताओ जी बहुपद है कि नहीं है, तो आप सीधा सीधा कहोगे x का मान अगर ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा, ठीक है। माइनस को ये प्रदर्शित करता है, अगर ये उसको ऊपर हम रेखीय में लेकर जाए तो ये माइनस को प्रदर्शित करेगा कि नहीं। भाई कोई भी चीज अगर 1/x है, इसको हम जब ऊपर ले जाएंगे तो x घात -1, जबकि बहुपद अऋणात्मक होता है। बहुपद क्या होता है, अऋणात्मक होता है, बहुपद ऋणात्मक नहीं होता, ठीक है। यानी यह भी क्या कह सकते हो, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, क्लियर है। यह भी क्या है, बहुपद नहीं है। मैं आपसे कहूं कि 1/(x²) - 3x + 1 बहुपद है कि नहीं, तो आप सीधा कहोगे कि यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। यह क्या है जी, बहुपद नहीं है। तो सबसे पहली चीज आपको सीखना था कि कोई भी समीकरण अगर आपको दिख जाए तो वो बहुपद है कि नहीं है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। बात समझ में आई, इसमें किसी को कोई डाउट है कि बहुपद है कि नहीं है, नहीं है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, हम भिन्न घातों के बहुपद, अगला हमारा टॉपिक होगा भिन्न घातों के बहुपद। भिन्न घातों के बहुपद। देखो एक चीज मैं पहले बता दूं, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तभी सवाल आप समझ पाओगे। जैसे अभी पिछला चैप्टर मैंने रैखिक 2 चरों में रैखिक समीकरण बताया ना, जिसको जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर था वो फटाक से सवाल 1 सेकंड में लगा लेगा, और जिसको नहीं क्लियर था वो सोचता रह जाएगा, कभी उसको हल नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावरफुल वेपन्स। अगर मैथ आपको सीखना है तो कॉन्सेप्ट जरूरी है जानना। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं जानते तो फिर उसको कर नहीं पाओगे, ठीक है जी। चलिए अगर मैं बात करूं कि रेखीय बहुपद क्या होता है, तो देखिए रेखीय बहुपद का जो प्रारूप होता है, रेखीय बहुपद, रेखीय बहुपद का जो प्रारूप होता है वो होता है ax + b। क्या होता है जी, ax + b। इसको हम प्रदर्शित ऐसे भी करते हैं, px = ax + b। मतलब आपके सवाल में ऐसे लिखा होगा p ब्रैकेट में x, तो ये बात समझ जाना, ये इंडिकेट कर रहा है कि x एक बहुपद है, पॉलिनोमियल्स है, x एक बहुपद है। मेरी बात समझ में आई। जब भी समीकरण आपको लिखा जाएगा तो ऐसे ही लिखा जाएगा, कह दिया जाएगा, देखिए एग्जाम्पल लिखने का जो एग्जाम्पल होगा ऐसे लिखा जाएगा, px =
पी एक्स बराबर लिख दिया जाएगा, हम लिख देते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। इसका मतलब कुछ और नहीं है, इसका मतलब होता है कि पी एक्स, पी से पॉलिनोमियल्स, एक्स से एक्स, यानी x क्या है, एक बहुपद है, और जो समीकरण जो दिया गया है कि यह एक बहुपद है। यानी हर सवाल में ऐसा आपको दिखे तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब होता है कि पी एक्स का मतलब कि x एक क्या है, बहुपद है। हर सवाल में आपको दिखेगा पी एक्स बराबर इतना, ठीक है, क्या कहेगा, पी एक्स का मान निकालो। तो इससे आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक। तो ये क्या है जी, रेखीय बहुपद है। रेखीय बहुपद का प्रारूप क्या है जी, ये है, ठीक है। यानी कि इसे अगर हम कहें तो ये ही क्या है, एक रेखीय बहुपद है। उसमें x का मान 1 होगा, उसमें x का मान क्या होगा, 1 होगा, ठीक। अगर यही चीज मैं आपसे कह दूं कि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक है, क्या होगा द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद के लिए यही है भाई, मैं लिख सकता हूं पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो इसमें x की घात कितनी है, x की मैक्सिमम घात 2 है, तो ये द्विघात बहुपद हो गया। x की मैक्सिमम घात कितनी है, 1, तो वो रेखीय बहुपद हो गया। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना। अगर कोई भी समीकरण आपको दिखे मैक्सिमम घात 2 दिख रहा है तो वह द्विघात बहुपद होगा, मैक्सिमम घात 1 दिख रहा है तो वह कौन सा घात होगा, रेखीय होगा, ठीक है। कौन सा होगा, रेखीय बहुपद होगा। क्लियर। रेखीय बहुपद हम पढ़ चुके हैं, उसको जानने में आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब हमें पढ़ना है द्विघात बहुपद। रेखीय बहुपद में कोई दिक्कत होगी भाई, अगर ax प्लस बी बराबर 5 रखा है तो फटाक से आप हल कर सकते हो ना। जैसे मैं एग्जाम्पल स्वरूप में दे सकता हूं आपको, मैं अगर कह दूं 8x प्लस 6 बराबर 38, x का मान निकालो, तो निकालने में क्या कोई डाउट होगा किसी को, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल आप तुरंत समझ गए कि 6 उस तरफ जाएगा, 38 में से घट जाएगा तो बचेगा कितना, 32। तो 8x बराबर 32, तो 8 चौके 32, तो यानी x बराबर 4, ठीक। x बराबर क्या होता है, 4 होता है। इसमें x का मान अगर प्लस आया तो प्लस ही माना जाएगा, x का मान अगर माइनस आया तो माइनस ही माना जाएगा। यानी इसकी प्रकृति जो है, x की प्रकृति नियत होती है। इसकी प्रकृति क्या होती है, नियत होती है। ध्यान से समझिएगा, इसकी प्रकृति, इसकी प्रकृति नियत होती है, मतलब जो है सो है, ठीक है, जो है सो है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। क्लियर। लेकिन हमें पढ़ना है क्या, द्विघात बहुपद। हमें क्या पढ़ना है जी, द्विघात बहुपद, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होता है, ये चीज आप समझ गए ना, कोई डाउट तो है नहीं। अगर मैं कहूं कि द्विघात बहुपद क्या होता है तो उसमें किसी को कोई दिक्कत। एग्जाम्पल आप फिर से देख सकते हो, मैं लिख दूं जैसे 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9। भाई ये द्विघात बहुपद है कि नहीं है ना। और आपको उदाहरण मैं लिख दूं 3x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2x प्लस 7। द्विघात बहुपद है कि नहीं है ना। देखिए x अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, बाकी उसके साथ जो a है, a अंडर रूट में रहे उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। a अंडर रूट में लिखा हो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन x जो है अंडर रूट में ना हो। क्लियर है जी।
चलिए अब हमें देखना है, अगर हम इसका मान निकालें, इसका अगर हम मान निकालें तो इसके मूलों की प्रकृति होती है, इसके मूलों की क्या होती है, प्रकृति होती है। ठीक, इसके जो मूल निकलते हैं वो 2 निकलते हैं। इसके मूल कितने निकलते हैं, 2 निकलते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, मूलों की प्रकृति हमारा अगला टॉपिक होगा, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। मूलों की क्या है भैया, प्रकृति है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, हाँ चलिए, अगर मैं आपसे कहूं कि मूलों की प्रकृति निकलता कब है, मूलों की प्रकृति निकलता कब है, तो आप कहोगे कि भाई x का वह मान, x का वह मान जब समीकरण का मान 0 हो जाए, समीकरण का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वह मूलों की प्रकृति कहलाती है। ना समझ में आया ना, समझ में ना आया, ठीक है, परेशान हो तनिको जरूरत ना है। अगर हम कोनो समीकरण लिख दें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, ठीक है, बराबर 0। अगर हम इसको हल करें, इसको हम क्या करें, हल करें, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0, कौन दिक्कत ना, दिक्कत है ना। तो x अगर कामन ले लो तो एक ठू आ जाए x प्लस 3 प्लस 2 कामन ले लो तो एक ठू आ जाए x प्लस 3 बराबर 0 ना। अब एक में आ जाए x प्लस 3 और एक में आ जाए x प्लस 2 बराबर 0। अगर हम सिंपल से देखी तो कह सकी था कि x बराबर एक ठू आएगी -3, एक ठू आएगी -2, आएगी कि ना आएगी। अब x का मान -3 यहाँ रखो, तो जब यहाँ रखोगे तो -3 का वर्ग प्लस 5 गुणे 3 -3 प्लस 6, ठीक है, बराबर 0। और जैसा है एक हल करवा, 3 त्रिका 9 और 5 तिहाई -15 प्लस 6 बराबर 0, 9 6 15 -15 बराबर 0, तो 15 से 15 कटी, यानी 0 के बराबर 0 आएगी कि ना, 0 के बराबर 0 आए ना। ऐसा है -2 अगर वहां पर रखा, बाद 2 दूनी 4 और 5 दूनी माइनस में 10 और 6 4 10, 10 में से 10 खत्म हो गए तो 0। इसी चीज को मैंने कहा कि x का वह मान जिस पर समीकरण का मान 0 हो जाए, उसी को देखकर हम मूलों की प्रकृति को समझ पाते हैं। उसी को देखकर हम क्या समझ पाते हैं, मूलों की प्रकृति को हम जो है क्या कर पाते हैं, समझ पाते हैं। ठीक है जी, बातें क्लियर हुई। चलिए, अच्छा यहीं पर हम थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं, रुक जाओ, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत हड़बड़ी वाले टॉपिक नहीं है, ठीक है जी, कि बहुत हड़बड़ी वाले टॉपिक हों। आप इसको बड़े ही इत्मीनान से देखिए। हमारे पास समीकरण था एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। अब अगर हम मूलों की प्रकृति की बात करें तो भाई मूल 2 प्रकार के आ सकते हैं, ठीक है। मूल कितने प्रकार के आ सकते हैं, 2 प्रकार के आ सकते हैं। ऐसा मूल आ सकता है कि जो काल्पनिक हो, और ऐसा भी मूल आ सकता है जो वास्तविक हो। मतलब ऐसा भी मूल आ सकता है जो काल्पनिक हो, ऐसा भी मूल आ सकता है जो वास्तविक हो, ठीक है जी। यानी कि अगर हम आपसे बात करें
कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है जी, अगर शून्य से छोटा है या बराबर है, क्या है, शून्य से छोटा है या फिर क्या हो, बराबर हो, तो मूल काल्पनिक होंगे। मूल क्या होगा, काल्पनिक होगा, ठीक है जी, मूल क्या होगा, काल्पनिक होगा। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो या शून्य के बराबर हो, बड़ा हो या शून्य के बराबर हो, तो मूल वास्तविक होगा, मूल वास्तविक होगा। मूल क्या होगा, वास्तविक होगा। भाई बी ए सी ये कहां से आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। हाँ, हमने आपसे बताया था कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है उसे हम यहां से कहते हैं का गुणांक ए, यहां ए है, ए का कही जाए बी और ए का कही जाए सी, ठीक है जी। एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए और एक्स के गुणांक को बी और जो अचर राशि होगी उसे हम कहेंगे सी, ठीक है जी, उसे हम क्या कहेंगे, सी कहेंगे। कोनो दिक्कत ना है ना हमें। अब अगर इसी समीकरण में हम मूलों की प्रकृति को देखें तो आप फटाक से मूलों की प्रकृति को बता सकते हो। जैसे आप सोचिए, मैं पहले ऐसे रखूंगा, भाई b का मान यहां पर क्या है बताओ, अगर मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, यहां पर गुणे 1 हमेशा होता है, तो a का मान यहां से क्या मिला 1, b का मान क्या मिला 5, c का मान क्या मिला 6। तो आप बी स्क्वायर रखिए, बी स्क्वायर का मतलब देखिए इसी में रखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू बी स्क्वायर यानी पंचम 25 माइनस 4 गुणे 1, ठीक है, गुणे 1 और गुणे 6, 25 25 हुआ ना, क्या हुआ 25 हुआ, 4 छक 24 हुआ। जब निकाला गया तो मान आया 1। अब बताओ 1 जो है 0 से बड़ा है कि नहीं, बोलो 1 0 से बड़ा है ना। अब जब 1 0 से बड़ा है तो मुझे ये बताओ इस समीकरण को हम, समीकरण के जो मूल आएंगे वो वास्तविक आएंगे कि काल्पनिक आएंगे। भाई जब 1 0 से बड़ा हो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान तो मूल वास्तविक होंगे, तो मूल का होंगे वास्तविक होंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac से मान कम हो, 0 से छोटा हो, तो क्या हो जाता है, मूल काल्पनिक हो जाता है जी। क्या हो जाता है, मूल काल्पनिक हो जाता है। अब यहां पर देखिए दूसरी चीज, हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac ये है, बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये बड़ा है और 0 है, हमें काल्पनिक वाले से काम नहीं करना है, हमें वास्तविक, क्योंकि हमें वास्तविक ही पढ़ना है, काल्पनिक को छोड़ो। अगर हम इसको लिखें तो 2 तरीके से इसे लिख सकते हैं। कितने तरीके से लिख सकते हैं, 2 तरीके से। एक बार तो कह सकते हैं कि जी बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो 0 से, एक कंडीशन ये हो सकता है। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर। भाई वहां पर उसका मतलब यही तो है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac या तो 0 से बड़ा हो या फिर 0 के बराबर हो। अर्थात इसे हम 2 कंडीशन में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब देखिए अगर हम इसे लिख सकते हैं
और बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से क्या है, बड़ा है। तो एक बात यहां पर समझना है कि ये दो प्रकार के हो सकते हैं। फिर ये कितने प्रकार के हो सकते हैं, दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला हो सकता है रेशनल, मतलब परिमेय। पहला क्या हो सकता है, रेशनल, ठीक है जी। और दूसरा क्या हो सकता है, अपरिमेय। पहला हो सकता है रेशनल, दूसरा हो सकता है इरेशनल यानी अपरिमेय। ठीक है जी। अगर 0 से बड़ा मान आएगा, अभी जैसे समीकरण था ना, तो उसमें मैंने -2 और -3 लाया था ना, लाया था कि नहीं लाया था, लाया था। तो कहने का मतलब अब वो जो मान आएगा यानी मूलों की प्रकृति जो आएगी वो दो ही तरह से आ सकती है। एक तो रेशनल आ सकती है, एक इरेशनल आ सकती है। क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक अंडर रूट में होगा तो इरेशनल आ जाएगा कि नहीं, है कि नहीं। ऐसा तो वो कंडीशन नहीं कि अगर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा तो उसे हम बहुपद नहीं कहेंगे, बहुपद उसे भी कहेंगे, द्विघात बहुपद भी कहेंगे। जस्ट पीछे मैंने बताया जी, कहाँ गया, ये देखिए ये बहुपद नहीं है, लेकिन ये अभी देखो टी स्क्वायर का गुणांक अंडर रूट 3 है ना। तो अगर ये मूलों की प्रकृति में आ जाए तो अंडर रूट में हो सकता है, और जब हो सकता है तो बहुपद, जब हम इस पॉइंट को देखेंगे तो वो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac अर्थात जो मूल आएंगे वो परिमेय भी आ सकते हैं और क्या आ सकते हैं, अपरिमेय भी आ सकते हैं। ठीक, अब ध्यान से एक बात और हमें समझने की जरूरत है, तनी छोटा कर दे। अब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हुआ और परिमेय भी हो गया, 0 से बड़ा भी हुआ और क्या हुआ, परिमेय भी हो गया, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो मान आएगा ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये एक क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। मतलब जिसको आप बड़े ही आसानी से हल कर ले जाते हो, जिसको आप बड़े आसानी से क्या कर ले जाते हो, हल कर ले जाते हो। ठीक है जी, आप बहुत ही आसानी से क्या कर जाते हो, हल कर ले जाते हो, वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। और अगर वो इरेशनल आ गया तो इसके दो पार्ट हो जाएंगे। इसके कितने पार्ट हो जाएंगे जी, दो पार्ट हो जाएंगे। एक मूल आएगा a प्लस अंडर रूट बी और एक मूल आएगा a माइनस अंडर रूट बी। फिर से एक बार समझो इस पॉइंट को कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, अर्थात दो तरीके से कह सकते हैं ना कि ये बड़ा है ये बराबर है। ठीक, अर्थात इक्वल, ये इक्वल है कि नहीं है। अब अगर जो बड़ा होगा तो उसके दो भाग हो सकते हैं, एक तो परिमेय हो सकता है और एक अपरिमेय हो सकता है। अगर मूल परिमेय संख्या आती है तो अर्थात वह समीकरण परफेक्ट स्क्वायर होगा, उसका मान फटाक से आप निकाल सकते हो। ठीक है जी, उसका मान आप फटाक से निकाल सकते हो। और अगर वो अपरिमेय होगा तो उसका मान आप फटाक से नहीं निकाल सकते, उसका मान जो है आप तुरंत नहीं निकाल सकते। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज और, चलिए ठीक है, यहां पर एक पॉइंट और लिख लेते हैं हम। मूल यहां पर जो आएंगे मूल भिन्न भिन्न होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, मतलब मूल जो होंगे वो अलग अलग होंगे, द्विमूल होंगे। ठीक है, यहां पर मूल समान होंगे,
जो मूल आएंगे वो क्या होंगे, समान होंगे। जो x के मान आएंगे वो क्या होंगे, अगर 0 के बराबर हो गया तो वो जो है क्या आएंगे, समान आएंगे। अगर 0 से बड़ा निकला तो फिर वो क्या आएंगे, असमान आएंगे। बात समझ में आई? असमान का मतलब अलग अलग दो टू आएगी। ठीक है जी। अब थोड़ा सा हम एक पॉइंट और समझते हैं। मूलों का योगफल और गुणनफल। मूलों का योगफल और गुणनफल। मूलों का योगफल और गुणनफल। देखिए, अगर कोई समीकरण हमारे पास हो, ठीक है, कोई समीकरण हो, मान लो पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस तरह का लिखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जी। ठीक है जी। हमारे पास कोई समीकरण हो और इसको जब हम हल करेंगे तो इसके दो मूल आएंगे। इसके दो मूल आएंगे कि नहीं आएंगे? इसके दो मूल आएंगे। माना मूल जो है, माना जो मूल होंगे, माना मूल एक हो अल्फा, ठीक है, और एक मूल हो बीटा। दो मूल होंगे कि नहीं? दो मूल होंगे। एक मूल उसका निकले अल्फा और एक मूल उसका निकले बीटा। ठीक है जी। एक मूल निकले अल्फा और एक मूल निकले बीटा। अगर हमें इनका योगफल निकालना हो, ठीक है जी, क्या निकालना हो? योगफल निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे? ध्यान से समझिएगा। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ, श्रीधराचार्य सूत्र जानते हो ना? ठीक है। मूल बराबर आप क्या करते हो? यहाँ लिखे, मूल बराबर आप क्या लिखते हो? कहते हो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। यही है ना? ये मेन जो है फार्मूला श्रीधराचार्य। क्लियर? लेकिन इससे दो चीजें निकलती हैं। इससे क्या होता है? दो चीजें निकलती हैं। एक मूल अगर अल्फा है तो उसके बराबर होगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, और एक ठू मूल बीटा बराबर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। यही दो मूल होते हैं कि नहीं होते? यही दो मूल होते हैं ना? अच्छा, अब अगर मैं इनको योग करूं, इनका मैं अगर क्या करूं? योग करूं, तो ध्यान से समझो। सब लोग डायरेक्ट बता दिए होंगे कि मूलों का योगफल माइनस बी बटे ए होता है, मूलों का गुणनफल सी बटे ए होता है आज तक। लेकिन मैं आज वो भी बताऊंगा कि मूलों का गुणनफल काहे माइनस बी बटे ए सी बटे ए होता है। ठीक है जी। हाँ, यहाँ तो हम इतनी सी चीज छोड़ेंगे नहीं, ये चीज जान लो। अब बस बेहतरीन तरीके से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। चलिए, अच्छा ये बताओ, अगर हम इनको जोड़ें, अगर हम इनको क्या करें? जोड़ें, ठीक? तो देखो, जैसे आप जोड़ोगे, ये माइनस में है, ये प्लस में है, कट जाएगी ना? कर जाए ना? और ये एक ठू इहो माइनस में, इहो माइनस में, माइनस दुई भी हो जाए कि ना? माइनस का हो जाए, दुई भी हो जाए। और जब जोड़बा तो हर बराबर रहे पे एक बार लिख जाते कि जोड़ के दिखाई दे, तो माइनस दुई भी बटे दुई, ये खाली बचा कि ना? और दुई से दुई कट गए। यानी जब दोनों मूलवक जोड़बा अल्फा प्लस बीटा तो बराबर माइनस बी बटे ए। दिमाग में एकदम छाप लो कि का होता माइनस बी बटे ए। काहे आवत है माइनस बी बटे ए? तो इहो बात शायद तोहरे लोग के समझ में आई है और हमन कोनो डाउट ना है। क्या है डाउट? कोई डाउट नहीं है ना? बोलो जी, कोई डाउट नहीं है?
एक पॉइंट अब और सीख लो। नेक्स्ट में देखो, अगर हम यही चीज अल्फा इंटू बीटा करें, क्या करें जी? अल्फा इंटू बीटा, यानी मूलों का गुणनफल। हम यहां पर लिख सकते, अभी लिख देंगे, फिर से एक पॉइंट लिख देंगे। अल्फा इंटू बीटा करें तो इसका मान आता है C/A। इसका मान क्या आता है? C/A। अगर आप दोनों को गुणा करोगे, दोनों को क्या करोगे? गुणा करोगे, तो सब चीजें कट के, जैसे उसको बताया ना, कट के डायरेक्ट C/A आ जाएगी। डायरेक्ट क्या आ जाएगा? C/A आ जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है ना? यानी कि अब देखो, हम एक पॉइंट यहीं पर नोट पॉइंट करके इसे, इसको फिर से एक बार लिख सकते हैं। मूलों का योगफल, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है जी? -B/A। ठीक है। और मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। C/A। क्लियर? यानी अगर हम आपसे कहें, अगर हम आपसे कहें तो ध्यान से समझने की बात यह है, हम लिख दें ax² + bx + c = 0। ये हमारा पास एक आदर्श समीकरण है, द्विघात आदर्श समीकरण ना, क्योंकि द्विघात समीकरण अगर होगा कोई तो ऐसे ही होगा। अगर हम a से सब में भाग कर लें तो a से यहाँ भाग करबा तो यहाँ खाली एक बची, प्लस यहाँ b बची और B/A हो जाएगी ना, और यहाँ C/A हो जाएगी ना, हो जाएगी ना। चूंकि फार्मूला अल्फा प्लस बीटा में, अल्फा प्लस बीटा में -B/A आ रहा, तो हम एक लिख सकते थे x² माइनस B/A ना, -B/A प्लस C/A = 0। ठीक, लिख सके थे ना। हमें मालूम है कहीं ओवर तो नहीं हो रहा है। चलिए, हाँ बताओ, वीडियो देखने वाले जो बहुत ज़्यादा दिल से चाहता होगा कि मैं इसको सीखूं, वही व्यक्ति देखेगा, और नहीं तो सबके बस की बात नहीं है उसको तो ना। चलिए, अब यहां से एक बात आपको समझ में आनी चाहिए, यहां से आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि ये हो गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा लिख सकता है कि ना, ना प्लस अल्फा इंटू बीटा लिख सकता है कि ना। कहाँ? -B/A, ये तो अल्फा प्लस बीटा का मान आ रहा। अरे है यहाँ हो भैया, अरे लिखा में भुला ही रहा हो। ठीक है जी, हाँ क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना। अब जब कोनो दिक्कत ना है तो अब एका याद कैला, अगर तुम्हें द्विमूल पता है, कोई भी मैं दो मूल आपको दे दूं तो आप समीकरण एक झटके में बना सकते हो। ठीक है, आप समीकरण एक झटके में बना सकते हो। जैसे कि अभी एक बार हमने निकाला था x² + 5x + 6 = 0 का हमने मूल क्या क्या निकाला था? -3 और -2। ठीक है, मैं आपसे यही क्वेश्चन टाइप में लिख के कह दूं कि भैया किसी समीकरण के दो मूल, किसी समीकरण के दो मूल -3 -2 हैं, तो वह समीकरण होगा, तो वह समीकरण होगा।
वह समीकरण होगा। तो तुम्हें याद बात है समीकरण कैसे निकाला था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा ना। तो देखा एक्स स्क्वायर बटवे किया माइनस अल्फा बीटा जोड़ा -3 -2 -5 ना प्लस -3 गुणे -2। तो देखा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x और 3 दूनी 6 प्लस में समीकरण आएगी कि ना आएगी। यानी कोनो द्विमूल पता हो तो फटाक से समीकरण निकाल सकते हैं और कोनो समीकरण हो तो फटाक से मूल निकाल सकते हैं। समझा? अभी इतना ना जो चीज़िया हल कहियो करत रहा वो चीज़िया देख के बतैबा। जो समीकरण हल करते हो ना द्विघात समीकरण वो हल ना करे पड़ी, बस सिर्फ इतने हो कि परिमेय हो बस। और जिस दिन जितना परिमेय अक्सर करके परिमेय ही आपसे पूछा जाएगा, परिमेय नहीं पूछा जाएगा। और परिमेय हो मूल दिख रहा हो एक झटके में अगर आप ना लगा दो फिर कहना मात्र 3 से 4 सेकंड में। ठीक है। अब भाई सब बच्चों का प्रोसेसर उतना तेज नहीं होता, किसी में इन स्नैपड्रैगन 725 लगा है तो किसी में मीडियाटेक 735 लाग है कि ना। है मोबाइल खरीदा था ना, मोबाइल में प्रोसेसर सबसे बड़ी मायने रखा था। सबका मोबाइल उतना ही बड़ा है, सबका हर एक चीज़ उतना है। फोन वो करा था, फोन वो करा था, नेट वोम चला था, नेट वोम चलाता है। लेकिन प्रोसेसर का फर्क पड़ा था क्या, अगर प्रोसेसर तेज है तो कोनो काम तोहरे जल्दी हुई। ऐसा हर एक बच्चे का होता है कि प्रोसेसर एक हिसाब से होता है। प्रोसेसर का मतलब है होता है जैसे हम कहें 3 दूनी 6, तो 3 गुणे 2 ये आपका दिमाग प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद फिर आपका ये मुंह मॉनिटर है, जान लीजिए कि ये तुरंत बोलता है। अभी मैं कह दूं कि 343 गुणे 446, अब प्रोसेस करम लेट लागी ना, प्रोसेस होई लेकिन थोड़ा सा समय लागी। तो यह फर्क पड़ा था कि मोबाइलों में जेकर प्रोसेसर तेज रहा था उतनी अच्छे चला था, और जेकर प्रोसेसर लो रहा था उतनी स्लो चला था। अगर आप ये चीज़ जान गए हो तो आपका प्रोसेसर ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको मिलेगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट भी देखिए, आपको ऑटोमेटिकली ये सभी बातें समझ में आ जाएंगी। धन्यवाद।